अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम 8 चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हमारे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, तो यहाँ पर अब हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और आज इंशाल्लाह हम ये एमसीक्यूज़ 33 हैं जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस के हवाले से भी हैं और 5 ईयर में से भी हैं, और चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पर देखें, एन IDE कंसिस्ट ऑफ, पहला एमसीक्यूज़ है कि IDE क्या कंसिस्ट करता है। वो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, डिबगर है, ऑल ऑफ दिस। और इसमें से हमारा जो राइट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यूज़ का वो क्या है, वो हमारा है डी के ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है कि द एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज। मैंने पहले आपको बताया था, अभी हम जैसे पढ़कर हटे तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन जोन सी है सी प्रोग्राम की, वो क्या है, .c है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन दिया हुआ है .b है, .c है, .obj है, .exe है। तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर B है सेकंड का, क्या के .c है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसका ऑप्शन B है राइट। तो उसके बाद बच्चे थर्ड एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा इसमें यानी कोड है। काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं। यहाँ पर ए है कि वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर वॉइड, फिर बी है जस्ट करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं, और फिर उसके बाद सी है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो .h, और फिर है कि सिर्फ इंक्लूड स्टूडियो stdio.h लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जोन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है थर्ड एमसीक्यूज में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाई हुई आगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। इसका था आंसर ऑल ऑफ दीज, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। यहाँ पर आंसर था .c, और यहाँ पर अब आंसर आएगा क्या, हैश इंक्लूड और stdio.h। ये इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद देखिए वो कह रहा है सी स्टेटमेंट एंड विद, कि सी स्टेटमेंट एंड किसके साथ होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड्स के साथ, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद है सेमी कॉलन और फिर क्वेश्चन मार्क। पीरियड का मतलब होता है स्पेस, यानी कि पीरियड का मतलब स्पेस है कि स्पेस से खत्म होती स्टेटमेंट, या किसी कॉमा से खत्म होती है, या फिर सेमी कॉलन से खत्म होती है, या फिर क्वेश्चन मार्क से खत्म होती है। तो बेटा राइट आंसर फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का क्या है कि सेमी कॉलन से स्टेटमेंट खत्म होती है। उसके बाद बच्चे अगला है फिफ्थ एमसीक्यूज है कि .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, कि .exe फाइल कब बनती है। मैंने आपको अभी सवाल समझाया तो उसमें मैंने बताया था कि बेटा जब लिंक हो जाता है, लिंक हो जाने के बाद जब हमारी हेडर फाइल्स जुड़ जाती हैं अपनी लाइब्रेरी फाइल से, तब जाकर .exe बनती है, और .exe के बाद लोडिंग का काम होता है। सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पर राइट जोन सा आंसर है वो क्या है, लिंकर। लिंकर के बाद हमारी .exe फाइल बन जाती है। उसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि void occupy how many bytes in memory। बेटा याद होगा जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग की डिटेल समझाई थी तो मैंने कहा था कि void कोई डाटा टाइप नहीं है, void का मतलब है नथिंग। जब कोई डाटा टाइप ही नहीं है तो उसने मेमोरी में क्या रखना, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 6 नंबर एमसीक्यूज का आंसर 0 है। उसके बाद 7 नंबर एमसीक्यूज है, आ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय, कि प्रोग्राम का सिंटैक्स एरर कौन डिटेक्ट करता है, लिंकर करता है, कंपाइलर करता है, लोडर करता है, या फिर डिबगर करता है। तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर 7 नंबर एमसीक्यूज का वो क्या आ जाएगा, कंपाइलर। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाइलर क्या करता है, ये सिंटैक्स एरर को फाइंड करता है। उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं कि द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज, कि सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है प्रोग्रामिंग का। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज है, जावा है, पास्कल है, C++ है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जावा, पास्कल, C++ दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका मतलब लो लेवल लैंग्वेज जोन सी है वो असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज लिखा हुआ है। 8 नंबर एमसीक्यूज का आंसर असेंबली लैंग्वेज। ठीक हो गया। चलें जी, लैंग्वेज भी साथ ही लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर एमसीक्यूज के डैश की इज यूज टू सेव अ फाइल इन टर्बो C++, कि कौन सी की इस्तेमाल होती है। तो इसमें D10 है, D1 है, F2 है, 5 है, F7 है। D1 तो कोई की नहीं होती, तो F2 है, F5, F7 ये कीज हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है 9 नंबर एमसीक्यूज का, बिल्कुल ठीक बोला आपने, F2।
F2 इज अ राइट आंसर। उसके बाद है हु डेवलप्ड सी, कि किसने सी लैंग्वेज को बनाया। यहां पर हमारे पास वॉन न्यूमन लिखा हुआ है, नहीं यार ये तो आर्किटेक्चर, जिसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था ये वो था। और फिर अल ख्वारिज़मी, ये पता नहीं कौन है। उसके बाद चार्ल्स बिबेज, ये भी नहीं है, चार्ल्स ने कोई और लैंग्वेज बनाई थी। लेकिन डेनिस रिची इज अ पर्सन जिसने क्या किया था, सी लैंग्वेज बनाई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 10 नंबर एमसीक्यूज का, वो क्या है, डेनिस रिची। ठीक हो गया, ये हमारा राइट आंसर है कि दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। उसके बाद 11 नंबर एमसीक्यूज है कि टर्बो सी प्लस प्लस कैन कंपाइल। टर्बो सी प्लस प्लस क्या क्या कंपाइल कर सकता है। तो बेटा यहां पर 11 नंबर एमसीक्यूज को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, चलें जगह है। तो क्या क्या कंपाइल कर सकता है जी टर्बो सी प्लस प्लस। देखिए टर्बो सी प्लस प्लस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज को भी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी, दोनों को कंपाइल कर सकता है। तो यहां पर एमसीक्यूज देखें लिखा हुआ है सी प्रोग्राम ओनली, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, या टर्बो सी प्रोग्राम्स ओनली, या टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स ओनली। नहीं, हम दोनों लैंग्वेजेस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बी आंसर इज राइट आंसर। तो यहां पर है सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स ये कंपाइल कर सकता है। उसके बाद बचा हमारा आ जाएगा कौन सा, 11 नंबर के बाद 12 नंबर एमसीक्यूज। ठीक है, 12 नंबर एमसीक्यूज क्या है, वो है कि जी प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर, कि प्रोसेसर डायरेक्टिव जो सी कमांड्स किस लिए करती हैं, वो कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसर के लिए, सी प्री प्रोसेसर के लिए, या लोडर के लिए। तो देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो सी हैं, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो ये कमांड्स किसके लिए यूज हो रही हैं, प्री प्रोसेसर के लिए यूज हो रही हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा हमारा सी प्री प्रोसेसर, इसका राइट आंसर है सी प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है सी प्री प्रोसेसर। उसके बाद क्या है, 13 नंबर एमसीक्यूज है हमारे सामने। तो यहां पर है कि हेडर फाइल्स इन सी कंटेन। हेडर फाइल्स क्या क्या कंटेन करता है सी के अंदर, देखें यहाँ पर ए ऑप्शन है कंपाइल कमांड्स, फिर बी ऑप्शन है लाइब्रेरी फंक्शंस, फिर हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ सी प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ फॉर फाइल्स। सारे अजीब लिखे हुए, सिर्फ एक सही है यहाँ पर, लाइब्रेरी फंक्शन या लाइब्रेरी फाइल्स। तो यहाँ पर हम राइट आंसर भी क्या आएगा, लाइब्रेरी फंक्शन। उसके बाद हमारा 14 नंबर एमसीक्यूज है, वो क्या है जी कि 14 नंबर एमसीक्यूज कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, कि कौन सा सिंटैक्स है जो सा इंक्लूड करवा रहा है हेडर फाइल्स को, कि हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नेम ऑफ हेडर फाइल, फिर बी है कि हैश इंक्लूड नेम ऑफ हेडर फाइल विदाउट एनी ब्रैकेट, विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास, तो फिर लिखा हुआ है बोथ ए बी के दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, और फिर नन ऑफ दीज के कोई भी इनमें से इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं कि राइट जो सा एक मेथड है वो क्या है जी, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट लगाकर फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेम ऑफ हेडर फाइल, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज। मेरे बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, ये भी तरीका है, और इसके अलावा एंगल ब्रैकेट की जगह अगर इन्वर्टेड कॉमास हो तब भी ये ठीक है। एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, ये ना हो कि उसने एंगल ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड कॉमास लगा दे और आप लोग क्या करें जी, उसको कह दें नन ऑफ दीज। नहीं, अगर एंगल ब्रैकेट है तो भी आंसर ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमास है तब भी आंसर ठीक है। तो यहां पर हमारा 14 नंबर एमसीक्यूज भी हो गया। इसके बाद हमारा है जी 15 नंबर एमसीक्यूज, वो क्या है, वो कह रहा है stdio.h इज पार्ट ऑफ कमेंट सेक्शन, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कंपाइलर, मेन फंक्शन। तो जानते हैं हम ये क्या है, ये है जी सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। कहां गया, हाँ 15 नंबर है कि जी सी की ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है या लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद हमारा आ जाता है 16 नंबर एमसीक्यूज, वो कह रहे हैं कि द नेम ऑफ हेडर फाइल्स इज रिटन बिटवीन, बड़ी ब्रैकेट है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस है, फिर एंगल ब्रैकेट है, डबल एंगल ब्रैकेट है। तो हम जानते हैं कि सिर्फ एंगल ब्रैकेट इज अ राइट आंसर। अब मैं सेम वही बात कहूंगा, हो सकता है किसी एमसीक्यूज में इसके इन्वर्टेड कॉमास भी आ जाएं ऑप्शन में, तो फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास भी सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर ये आया है तो फिर ये नहीं आया, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर दोनों आ गए तो फिर ऑप्शन ये भी होगा कि ए और बी। ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास भी लग सकते हैं। ठीक है, एंट्री टेस्ट के अंदर नॉर्मली इस तरह के सवाल आ जाते हैं घुमाकर थोड़ा सा। उसके बाद हमारा 17 नंबर एमसीक्यूज है,
वो कह रहे हैं कि डिबग इज द प्रोसेस ऑफ, ये डिबग क्या है? बग का मतलब क्या था? एरर। डिबग का मतलब एरर को तलाश करना और उसको रिमूव करना। तो यहां पर देखें ए ऑप्शन है क्रिएट बग्स इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर पैदा करना, इसको डिबगिंग कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर, के आइडेंटिफाई करना एरर को और फिर उसको खत्म करना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग एरर के सिर्फ आइडेंटिफाई करना या फिर सिर्फ रिमूव करना। तो डिबग क्या है हम जानते हैं यहां पर क्या कि जी आइडेंटिफाई भी करना और रिमूव भी करना, ये हमारा डिबग कहलाता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारा आंसर बी ठीक है। और फिर उसके बाद 18 नंबर एमसीक्यूज है। 18 नंबर एमसीक्यूज में हम थोड़ा सा इसको चौक का सेट कर लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर एमसीक्यूज में क्या है जी? 18 नंबर एमसीक्यूज है डिवीजन बाय जीरो इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये भी पिछले लेक्चर भी मेरे ख्याल है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाया कि उसमें मैंने आपको क्या बताया कि बेटा देखें जब भी रन टाइम एरर आएगा तो हम कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसकी इजाजत नहीं है। उसमें से मैंने दूसरी एग्जाम्पल आपको दी थी जिसमें मैंने कहा था डिवीजन बाय जीरो भी रन टाइम एरर है। तो यहां पर भी ऑप्शन है कि कंपाइलर एरर या रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर या नन। तो यहां पर क्या आएगा? रन टाइम एरर, रन टाइम एरर कि रन टाइम एरर है जी जिसमें क्या होता है कि डिवीजन बाय जीरो से एरर जनरेट होता है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 19 नंबर एमसीक्यूज है, 19 नंबर एमसीक्यूज क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट डिटेक्ट बाय कंपाइलर। कौन सा एरर है जो कि डिटेक्ट नहीं होता कंपाइलर से? रन टाइम एरर तो हो जाता है, कंपाइलर ही करता है कि आप जब इलीगल एक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंटैक्स एरर भी हो जाता है कि जब आप कोई रूल तोड़ते हो। तो तीसरा एरर ऐसा है लॉजिकल एरर, तो जो कि तलाश नहीं होता किससे? कंपाइलर से, लॉजिकल एरर। दैट्स वाई लॉजिकल एरर मोस्ट डिफिकल्ट एरर में नंबर 1 पर है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जी 20 नंबर एमसीक्यूज है और 20 नंबर एमसीक्यूज में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन। ये सी लैंग्वेज बनी कब थी? 1962 में? नहीं। फिर 1969 में? नहीं। 1970 इसमें बी लैंग्वेज बनी थी। 1970 में बी लैंग्वेज बनी थी और बी लैंग्वेज को अपडेट करके सी लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची ने। तो वो 1972 था, आफ्टर 2 ईयर ऑफ बी लैंग्वेज। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? 1972। ठीक हो गया? तो उसके बाद हमारा 21 नंबर एमसीक्यूज है जी। 21 नंबर एमसीक्यूज क्या है? वो है कि जी द स्टेटमेंट रिटन बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड, कि जो स्टेटमेंट प्रोग्रामर की तरफ से लिखी जाती है वो कहलाती है क्या? सोर्स कोड, एक्जी कोड, सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट कोड। तो बेटा देखिए ऑब्जेक्ट कोड वो है जो कन्वर्ट होने के बाद बनती है, सिंटैक्स वो है जो रूल है, तो उसके बाद एक्जी कोड वो है जो लिंक होने के बाद बनता है, तो सोर्स कोड वो है जो प्रोग्रामर लिखता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो वो क्या है कि जी सोर्स कोड। उसके बाद 22 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। वो कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है जी? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, आइडेंटिफायर, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी नहीं है, आइडेंटिफायर भी नहीं है। एल्गोरिदम वो लिखना होता है, डायग्राम नहीं होती उसके अंदर लिखने होते हैं स्टेप। तो यहां पर फ्लो चार्ट है राइट आंसर। वो क्या है? फ्लो चार्ट। ठीक है, और 22 एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद हमारा 23 नंबर एमसीक्यूज है। वो क्या है? देखिए 23 नंबर एमसीक्यूज क्या है जी? कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज नाउन एज। कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना? ऑब्जेक्ट कोड में। ये करता कौन है? ये कंपाइलर करता है, ट्रांसलेटर करता है। लेकिन ट्रांसलेटर में से एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बात मैं आपको समझा दूं कि कंपाइलर एज ए होल फाइल को ट्रांसलेट करता है किसमें? दूसरे कोड में। तो इसका मतलब कि एक फाइल सोर्स कोड थी, फिर दूसरी फाइल ऑब्जेक्ट कोड बनी। इंटरप्रेटर, कुछ बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा सर इंटरप्रेटर भी तो यही काम करता है। नहीं, इंटरप्रेटर क्या करता है? उस फाइल के अंदर जब हम एक लाइन लिखते हैं तो वो एट अ टाइम एक लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं तो दूसरी लाइन को कन्वर्ट करता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कोड बना ही नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ठीक हो गया? वो तो साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे कि आपने टेस्ट किया, आपने सारे का सारा टेस्ट मुकम्मल किया, फिर मुझे सबमिट किया। आफ्टर योर कंप्लीशन मैंने अपना चेकिंग स्टार्ट की, तो फिर मैं उसका ही रिजल्ट काट दूंगा ना, उसी का रिजल्ट बनाऊंगा ना। तो जो फाइल ऐसे हुई कि आप टेस्ट दे रहे हैं और मैं आपके सर पे खड़ा हूं और आपने जहां पर गलती की मैंने रख के एक दी और मैंने कहा बेटा गलत है,
इसको सही करो, आपने इसको मिटाया, उसको सही किया, सारे का सारा टेस्ट इस तरह सर पे खड़े होकर मैंने हर गलती को इंडिकेट किया और सही करवाया, क्या एट द एंड मुझे चेक करने की जरूरत है? नहीं है चेक करने की जरूरत। तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट कोड भी नहीं बन रहा। तो कंपाइलर का फाइल से, कंपाइलर जो है कंपाइलिंग से उसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है। सो राइट ऑप्शन इज कंपाइलिंग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 24 नंबर एमसीक्यूज है। 24 क्या है जी? वो कह रहा है कि सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय प्रोग्रामर। सेट ऑफ रूल जो कि प्रोग्रामर ने फॉलो करने हैं। सिंटैक्स है, वो कह रहा है कि टू डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन में क्या है? सिंटैक्स, प्री प्रोसेसर, बग तो एरर होता है, डिबग एरर को तलाश करके खत्म करना होता है, प्री प्रोसेसर ये तो हैश इंक्लूड है। तो बचा क्या? सिंटैक्स। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है? सिंटैक्स। देखो एमसीक्यूज को पढ़ने का तरीका भी यही होता है। आप लोग लगाते हैं रटे ए बी सी बी बी डी डी सी डी डी, इस तरह नहीं होता। आप लोग देखा करें कि सवाल के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 3 को अगर खत्म कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं रिजेक्ट? तो इसलिए मैं आप हर ऑप्शन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, तो ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो आप लोग एंट्री टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है। 25 नंबर एमसीक्यूज है, वो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज। कंपाइलर की आउटपुट क्या है? अभी फाइल हमने डिस्कस की है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। देखते हैं ऑप्शन क्या है पहले। वो कह रहा है जी लिंक लाइब्रेरी कोड बनता है, नहीं। लिंक्ड कोड, नहीं। लिंक्ड कोड क्या है? वो तो एक्सी फाइल है। अच्छा, वो उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट कोड, और फिर सोर्स कोड तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट कोड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कंपाइल करने से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कोड बनता है। चलें, जिसके बाद वो कह रहा है कि द डाटा टाइप इन सी दैट कैन हैंडल्ड फ्रैक्शनल वैल्यू इज कॉल्ड। कि डाटा टाइप कौन सी है जो फ्रैक्शनल वैल्यू को कंट्रोल करती है? फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे कि आप लिखते हैं 3.1415, दीज आर द फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी दिस वन इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर जिसके अंदर इशारिया आ जाता है, तो यहाँ पर लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं। करैक्टर में सिंगल करैक्टर आता है, इंट में विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, फ्लोट एक है डाटा टाइप। 26 नंबर एमसीक्यूज था ये, जिसका राइट आंसर क्या है? फ्लोट। अब हम करेंगे 27 को डिस्कस। वो कह रहा है stdio स्टैंड्स फॉर। stdio क्या है? मैं पहले आपको बताया था कि हेडर फाइल है जिसके अंदर सारी सी की लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन होती है, और यहां पर उसे वो पूछना चाह रहा है कि स्टैंडर्ड फाइल stdio.h स्टैंड्स फॉर क्या है? तो वो है जी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये है जी stdio स्टैंड्स फॉर का आंसर। तो उसके बाद है कि द टारगेट कोड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज। के टारगेट कोड क्या है जो बनता है कंपाइलर से? टारगेट कोड, वही घुमाकर बात को पूछ लिया कि आउटपुट ऑफ कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड, जो फाइल जनरेट होती है ऑब्जेक्ट कोड। अब वो कह जी टारगेट कोड, यानी कि टारगेट कोड से क्या मुराद है? टारगेट कोड प्रोड्यूस्ड बाय, जो कोड प्रोड्यूस होता है कंपाइलर से, जहां से मर्जी पूछो, घुमा फिरा के पूछो, हमारी एक ही आवाज, वो है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद 29 नंबर एमसीक्यूज है। 29 नंबर एमसीक्यूज क्या है? वो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड लाइब्रेरी। फिर वही बात, आउटपुट ऑफ कंपाइलर क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल दी हुई है, सोर्स फाइल, सॉरी लाइब्रेरी कोड है, सोर्स कोड है, लिंक्ड कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है। राइट आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट कोड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेटर वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख लें आप, काफी सारे एमसीक्यूज ट्रांसलेटर में से ही बन रहे हैं, ठीक है, या एरर में से बन रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमारा 30 नंबर एमसीक्यूज है जी। 30 नंबर एमसीक्यूज क्या है? वो कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या है? आप जानते हैं कि आप क्या लिखते हैं? stdio.h। तो ये .h क्या है? ये एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर भी क्या आएगा? .h, सॉरी .h कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो ये .h है। उसके बाद है C is a। मैंने पहले भी आपको बताया 31 नंबर एमसीक्यूज है। C is a क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या मशीन लैंग्वेज है। मैंने पहले भी आपको बताया था C++, जावा, ये सारी की सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद 32 नंबर एमसीक्यूज है हमारा। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिस
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी, कि कौन सी लैंग्वेज है जिसने बेस प्रोवाइड की थी। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था 1970 के अंदर हमारी बी लैंग्वेज बनी थी और बी लैंग्वेज को अपडेट किया था 1972 में आफ्टर 2 ईयर। तो उसके बाद वो क्या बना, सी लैंग्वेज। तो इसका मतलब इसकी सी लैंग्वेज की बेस लैंग्वेज कौन सी है, बी, क्योंकि बी से ही तो सी बनी है। तो इसलिए यहां पर भी ऑप्शन देख लें, बी है, सी प्लस प्लस है, पास्कल है, कोबोल है। सी प्लस प्लस सी को अपडेट करके बनाया गया था, पास्कल कोबोल का ताल्लुक ही नहीं कोई सी से। तो इसलिए बी लैंग्वेज है जिसको अपडेट किया तो क्या बनी, सी। और लास्ट एमसीक्यूज है बेटा आज के लेक्चर का, वो कह रहा है कि द प्रोग्रामर यूजुअली इंटर सोर्स कोड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग, कि प्रोग्रामर सोर्स कोड को किसकी मदद से इंटर करता है, कंपाइलर की मदद से नहीं जी, वो तो ट्रांसलेटर है, या डिबगर की मदद से नहीं, वो एरर को तलाश करना और रिमूव करना होता है, लिंकर की मदद से नहीं, वो भी नहीं, लिंकर ने लिंक करवाना होता है हमारा लाइब्रेरी फाइल्स का, और फिर टेक्स्ट एडिटर की मदद से। तो बी आंसर है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हम इसको, जो टर्बो सी प्लस प्लस है ना, इसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा ये थे सारे के सारे एमसीक्यूज 8वें चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे के सारे एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इनमें जो भी कंफ्यूजन हो, जो ऑप्शन लगे कि सर ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।